बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीनो सामीन, आप सुन रहे हैं देवता। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। जीने के पीछे आते ही उसने देखा रोमिला उसके बेडरूम का दरवाज़ा खोलकर झांक रही थी। फिर वो अंदर चली गई। अली उसे बिस्तर पर नजर नहीं आया। वो बाथरूम के दरवाजे के पास आकर शावर से पानी गिरने की आवाज़ सुनने लगी। ये बात समझ में आई कि वो नशा कम करने के लिए गुस्ल कर रहा है। रोमिला ने बाथरूम के दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। फिर कमरे के बाहर आकर उस दरवाजे की चिटकनी भी बाहर से लगा दी। अपनी दानिस्त में उसने अली को बाथरूम में, बेडरूम में कैद कर दिया। उसे ये यकीन हो गया कि कैदी मेहमान बाहर नहीं निकल सकेगा। वो इत्मीनान से चलती हुई बॉनर के पास आई। वो आखिरी पैग हलक से उतारने के बाद बिस्तर पर चारों शाने चित हो गया था। नशा पूरी तरह गालिब आ गया था। वो बुड़बुड़ा रहा था। उसकी आवाज़ डूबती जा रही थी। रोमिला ने उस पर एक नज़र डाली, फिर टेलीफोन के पास आकर रिसीवर उठाया और नंबरों के बटन दबाने लगी। राबिता कायम हो गया तो वो बोली, हेलो, मैं हूँ एंजेला, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, चीफ से बात कराओ। चंद सेकंड के बाद चीफ की आवाज़ सुनाई दी। हेलो एंजेला। वो बोली, हेलो चीफ, क्या राइमा के साथ आने वाले एडी फिशर को आज़ाद छोड़ दिया गया है? हरगिज़ नहीं। तुम जानती हो राइमा और फिशर को नेतानिया के एक बंगले में नज़रबंद रखा गया है। लेकिन वो मेरे बहनोई बॉनर के बंगले में है। क्या कह रही हो? तुम्हारा बहनोई तिलबीब में रहता है और एडी फिशर नेतानिया में 3 मुसल्लह पहरेदारों की निगरानी में है। बंगले के अहाते में 3 खूंखार कुत्ते हैं। फिर वो बाहर कैसे निकल सकता है? मैं नहीं जानती वो कैसे निकल गया है, लेकिन मैंने उसे बाथरूम और बेडरूम में कैद कर दिया है। आप फौरन आकर उसे हिरासत में ले लें। उसने थोड़ी देर तक दूसरी तरफ की बातें सुनी, फिर रिसीवर रखकर पलट गई। उसके साथ ही उसकी चीख निकल गई। दरवाजे पर अली तैमूर खड़ा हुआ था। वो परेशान होकर बोली, तुम बाहर कैसे आ गए? वो उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, मैं एक भटकती हुई रूह की तरह हूँ। जब तक अपनी असलियत को नहीं पाऊंगा कोई मुझे कैद नहीं कर सकेगा। फिर वो करीब आकर बोला, ये बॉनर तुम्हारा बहनोई है, फिर तुम इसे धोखा क्यों दे रही हो? मेरा बहनोई एक बच्चे की तरह मासूम है। हम नहीं चाहते कि ये हसीन औरतों के फरेब में आए। मैं अपनी बहन से बड़ी हद तक मुशाबे हूँ। ये नशे में मुझे अपनी बीवी रोमिला समझता है और होश में रहे तो मुझसे मुतासिर नहीं होता। मैं चाहती हूँ ये मुझसे शादी कर ले, लेकिन मेरी बहन मरने के बाद भी इसके हवास पर छाई हुई है। ये होशमंदी से किसी से शादी नहीं करेगा, अलबत्ता नशे में बहकता है। इसीलिए मैं रोमिला बनकर इसे बहकने से बचाती हूँ। तुम अपने बहनोई की बेहतरी चाहती हो। तुम दिल की अच्छी हो, मगर मेरे लिए बुरी क्यों हो? क्यों मुझे गिरफ्तार कराना चाहती हो? मैं ऐसा नहीं करूंगी तब भी तुम इस मुल्क में कहीं छुप कर नहीं रह सकोगे। यहाँ की पुलिस, इंटेलिजेंस और फौज से कोई नहीं बच सकता। लेकिन मेरा जुर्म क्या है? जुर्म तो मैं नहीं जानती। इतना जानती हूँ कि एक टेलीपैथी जानने वाली के साथ आए हो, इसलिए हम नहीं चाहेंगे कि किसी दुश्मन ख्यालख्वानी करने वाले के हाथ लग जाओ और वो दुश्मन तुम्हारे जरिए राइमा तक पहुँच जाए। मैं राइमा के साथ नहीं रहूँगा। जब तक भाग सकता हूँ और जहाँ तक भाग सकता हूँ उससे दूर भागता रहूँगा। बस इतनी सी बात है। राइमा के साथ रहना नहीं चाहते? हमें पहले बताया होता, हम तुम्हारी रिहाइश का अलग इंतज़ाम कर सकते हैं। सॉरी, मैं आसमान से गिरकर खजूर में अटकना नहीं चाहता। वो जाने के लिए पलट गया। एंजेला ने बड़ी फुर्ती से अलमारी की एक दराज को खोला। उसमें से एक रिवॉल्वर निकालने के लिए हाथ डाला। अली ने पलटकर दराज को एक लात मारी। वो चीख पड़ी। दराज के बंद होने से उसका हाथ अंदर फंस गया था। अली ने वहां से पाँव नहीं हटाया था। वो तकलीफ की शिद्दत से बिलबिला रही थी। दूसरे हाथ से उसे कभी खोलने की कोशिश कर रही थी, कभी अली के पाँव पर कराटे के हाथ मार रही थी। उसे ऐसे लग रहा था जैसे फौलाद पर हाथ मार रही हो। जब वो निढाल होकर गिरने लगी तो अली ने दराज पर से पाँव हटा लिया। उसमें से रिवॉल्वर निकालकर चैम्बर को खाली किया। तमाम गोलियां दूर फेंककर उसे रिवॉल्वर देते हुए बोला, जाओ अपनी फुर्ती आजमाओ। गोलियां चुनकर इसे लोड करो और मुझे निशाना बनाओ। वो उसके हाथ पर रिवॉल्वर रखकर जाने लगा। उसका एक हाथ दराज के अंदर रहकर बुरी तरह जख्मी हो गया था। दूसरे हाथ से फौलाद पर कराटे के हाथ मारने का नतीजा भी बुरा ही निकला था। वक्ती तौर पर उसके दोनों हाथ बेकार हो गए थे। वो तेजी से चलता हुआ बाहर आया। बाहर पुलिस की 2 गाड़ियां नजर आईं। वो गाड़ियां अहाते के अंदर आ रही थीं। अली तैमूर दौड़ता हुआ अहाते की दीवार की तरफ गया। पुलिस ऑफिसर ने बुलंद आवाज से कहा, वो एडी फिशर जा रहा है, उसे रोको। एक गाड़ी रिवर्स गियर में अहाते से बाहर गई। दूसरी गाड़ी से सिपाही निकलकर अली की तरफ दौड़ने लगे। वो उछलकर अहाते की दीवार पर आया, फिर दूसरी तरफ कूदकर सड़क पर भागने लगा।
इहाते के बाहर आने वाली पुलिस गाड़ी गियर बदलकर आगे बढ़ी। वो भी आगे आगे दौड़ता जा रहा था। गाड़ी की अगली सीट पर बैठे हुए अफसर ने मेगाफोन के जरिए कहा, एडी फिशर, यह तुम्हारी नादानी है। गाड़ी की रफ्तार से नहीं दौड़ सकोगे, खुद को हमारे हवाले कर दो। लेकिन अली हैरत अंगेज तेज रफ्तारी से दौड़ रहा था। अफसर का भी यह ख्याल दुरुस्त था कि वो गाड़ी जितना तेज नहीं भाग सकेगा, लेकिन उसका जहन बिजली की तेजी से बचाव के रास्ते निकालता था। उसने दूर तक दौड़ने के बाद अचानक एक बंगले के अहाते में छलांग लगा दी। गाड़ी रुक गई, भागने वाला नहीं रुका। तेज भागने वाली गाड़ी से सिपाही उतरकर उस बंगले के अहाते में जाने लगा। बंगले का बैरूनी दरवाज़ा खुला हुआ था। वो सब दौड़ते हुए अंदर आए। अंदर बैठी हुई औरतों ने चीखना शुरू कर दिया। एक बोली, ये कहाँ का कानून है? क्या पुलिस वाले इजाज़त लेकर नहीं आ सकते? अफसर ने कहा, हमें अफसोस है, हम मजबूर हैं। एक मुजरिम यहाँ आया है, यहाँ कोई नहीं है। अफसर ने सिपाहियों से कहा, वो बंगले के पिछले रास्ते से निकल गया होगा। कम ऑन, एक सिपाही जाए और गाड़ी को पिछले रास्ते पर लाए। वो सब बंगले से निकलकर दूसरे रास्ते की तरफ दौड़ने लगे। एंजेला पुलिस की दूसरी गाड़ी में बैठ कर आई। उसे पता चला फिशर गाड़ी में आने वाले सिपाहियों को पैदल बना चुका है। वो बोली, चीफ, वो बहुत चालाक है, ऐसे हाथ नहीं आएगा। प्लीज़ टेलीपैथी जानने वालों को इन्फॉर्म करो। चीफ ने कहा, अभी मैं भी यही सोच रहा था। हमारा कोई टेलीपैथी जानने वाला फिशर के अंदर जाकर उसे फरार होने से रोक सकता है। वो मोबाइल टेलीफोन का रिसीवर उठाकर नंबरों के बटन दबाने लगा। उधर जे मॉर्गन और अल्पा वगैरह रायमा के मामले में मसरूफ़ थे। गोल्डन ब्रेन्स ने भी एडी फिशर को रायमा का एक ताबेदार समझकर ज़्यादा अहमियत नहीं दी थी। उनकी सारी तवज्जो रायमा को अपना वफादार बनाने के लिए थी। फिर डैनियल की गद्दारी उनका कीमती वक्त ज़ाया कर रही थी। जे मॉर्गन आइंदा किसी फरेब से बचने के लिए रायमा के दिमाग में पहरेदार बनकर बैठा हुआ था। अल्पा सो रही थी। उसे सुबह 4 बजे रायमा के दिमाग में जाकर जे मॉर्गन को ड्यूटी से फारिग करना था। रात के 1 बजे टेलीफोन की घंटी बजने लगी। अल्पा गहरी नींद में थी, लेकिन दिमाग को हिदायत दे चुकी थी कि अगर कोई गैर मामूली बात हो तो उसकी आंख खुल जाए, इसलिए फौरन ही आंखें खुल गईं। उसने रिसीवर कान से लगाया, फिर बोला, हेलो। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मैं इंटेलिजेंस का डायरेक्टर जनरल बोल रहा हूँ। मुझे रिपोर्ट मिली है कि एडी फिशर रायमा को छोड़कर उस बंगले से भाग गया है। मैंने तस्दीक करने के लिए उस बंगले में फ़ोन किया। वहाँ घंटी बजती रही, लेकिन हमारे किसी पहरेदार ने फ़ोन अटेंड नहीं किया। शायद फिशर ने एक अफसर और 2 सिपाहियों को कत्ल कर दिया है। अल्पा ने पूछा, और वो 3 कुत्ते, क्या फिशर ने उन्हें भी ख़त्म कर दिया है? जाहिर है उन कुत्तों की ज़िंदगी में वो बाहर कदम नहीं रख सकता था। अच्छा, मैं देखती हूँ। वो रिसीवर रखकर सोचने लगी। एडी फिशर की आवाज़ और लहजे को याद करते करते ख्याल ख्वानी की परवाज़ करते हुए उसके दिमाग तक पहुंचकर वापस आ गई। ऐसा उसी वक्त होता है जब कोई सांस रोक लेता है। अल्पा बिस्तर से उठकर आईने के पास आई, फिर अपने बालों को ब्रश करते हुए सोचने लगी। एडी फिशर का दिमाग हसास नहीं है। जब वो रायमा के साथ यहाँ पहुंचा था तब मैंने एयरपोर्ट पर फिशर को आजमाया था। मुझे उसके दिमाग में जगह मिल गई थी। इत्मीनान हो गया था कि उसके अंदर किसी वक्त भी पहुंचा जा सकता है। फिर ये अचानक तब्दीली कैसे आ गई? वो योगा का माहिर कैसे हो गया? फिर अल्पा ने सोचा, फिशर के दिमाग में कोई पहुंचे या ना पहुंचे, रायमा ज़रूर पहुंच सकती है, क्योंकि फिशर उसका मामूल और ताबेदार है। अगर मैं रायमा की सोच और लहजा इख्तियार करूं तो वो सांस नहीं रोकेगा। वो रायमा की सोच और लहजे को इख्तियार करके वहां पहुंची, फिर वापस आ गई। अली की सांस रुकी हुई थी। वो हैरान रह गई। पहली बात यही समझ में आई कि वो रायमा के तनवीमी अमल से निजात हासिल कर चुका है। अल्पा गोल्डन ब्रेन्स को रिपोर्ट देने के लिए कंप्यूटर के पास आ गई। अली को ये इल्म नहीं था कि अल्पा उसके दिमाग में 2 बार आने की कोशिश करते हुए नाकाम हो गई है। उसने अल्पा का रास्ता रोकने के लिए सांस नहीं रोकी थी। दरअसल वो पुलिस वालों से छुपने के लिए एक जगह तारीकी में लेटा हुआ था। सिपाही करीब ही इधर उधर उसे तलाश कर रहे थे। वो चाहता था सिपाहियों को उसके सांस तक की आवाज़ ना सुनाई दे, इसलिए उसने सांस रोक ली थी। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता सांस लेने लगा। उस वक्त वो एक सर्वेंट क्वार्टर की छत पर लेटा हुआ था। कोई 20 कदम के फासले पर एक बहुत बड़ी कोठी थी। वो रेंगता हुआ छत के किनारे आया। नीचे कोई सिपाही दूर तक नजर नहीं आ रहा था। शायद वो मायूस होकर चले गए थे। उसने ज़रा देर तक इंतज़ार किया, फिर छत से उतरकर नीचे आ गया। पुलिस वाले भी चालाक थे। वो तारीकी में छुपे हुए थे। उन्होंने अचानक ही उस पर छलांग लगाई, लेकिन उसे पकड़ ना सके। वो मुकाबला कर रहा था। किसी को लात घोंसे मार रहा था, किसी को दोनों हाथों से उठाकर फेंक रहा था।
पुलिस कार में बैठा हुआ चीफ रिसीवर कान से लगाए सुन रहा था। दूसरी तरफ से उसका सीनियर ऑफिसर कह रहा था, अभी रिपोर्ट मिली है कि टेलीपैथी जानने वाले फिशर के दिमाग में नहीं पहुंच सकते। यह हुक्म दिया गया है कि फिशर को गोली मारकर जख्मी करो ताकि उसके दिमाग में जगह मिल सके। चीफ ने रिसीवर रखा और अपना रिवॉल्वर निकालकर सिपाहियों की तरफ दौड़ते हुए बोला, हट जाओ, मैं फायर कर रहा हूं। फिशर को जख्मी करना जरूरी है, दूर हटो। अली ने यह सुनते ही कोठी की तरफ दौड़ लगाई। फायरिंग से बचने और छुपने की वही एक जगह थी। ठाएं की आवाज के साथ एक गोली सनसनाती हुई उसके करीब से गुजर गई। दूसरी बार फायरिंग की आवाज गूंजी। उसके साथ ही अली ने फजा में उछलकर जैसे गोता लगाया, फिर टीवी लाउंज के शीशे को तोड़ता हुआ कोठी के अंदर आ गिरा। कोठी के अंदर जैसे जलजला आ गया। वहां रहने वाले एक मर्द और एक औरत की गरजती हुई आवाज सुनाई दी। कौन है? अली कालीन पर आकर गिरा था। वो फौरन ही उठकर खड़ा हो गया। अब उसे कोठी के मकीनों से भी निमटना था, लेकिन जब वो मकीन एक कमरे से निकलकर उसके सामने आए तो वो हैरानी से उन्हें देखता रह गया। उसने आज तक पहाड़ जैसे इंसानी रोबोट नहीं देखे थे। उसने बाबा साहब के इदारे में सुजैना और गैब्रियल को देखा था, उनसे दोस्ती भी थी। वो पारस की तरह सुजैना को आपा जान कहता था, लेकिन अभी खुद को भूला हुआ था। उधर सुजैना और गैब्रियल उसे नहीं पहचान सकते थे क्योंकि अली की शख्सियत और सूरत बदली हुई थी। फिलवक्त वो एक दूसरे के लिए अजनबी थे और कोई अजनबी शीशे तोड़कर घर में घुस आए तो वो दुश्मन ही समझा जाता है। गैब्रियल ने उसकी ठोड़ी के नीचे हलक को दबोच लिया। अली ने सांस रोक ली। गैब्रियल के मुंह पर कराटे का हाथ मारा। वो हाथ फौलादी था। गैब्रियल को जरा तकलीफ पहुंची। उसने बर्दाश्त करते हुए अली को ऊपर उठा लिया। उसके पांव जमीन से उखाड़ दिए। उन्हीं लम्हात में अल्पा ने अली के दिमाग में आना चाहा, मगर फिर एक बार सोच की लहरें वापस आ गईं। क्योंकि अली अपनी गर्दन छुड़ाने के लिए सांस रोके हुए था, वो चीफ के दिमाग में आकर बोली, तुमने गोलियां ज़ाया की हैं, वो ज़ख्मी नहीं हुआ, उसने सांस रोकी हुई है। चीफ ने कहा, मैडम बड़ी मुश्किल है, वो सुजैना और गैब्रियल की कोठी में चला गया है। अल्पा ने कहा, ओह गॉड, हमारी पूरी कोशिश यही थी कि रायमा और फिशर को इन इंसानी रोबोट से दूर रखा जाए ताकि सुजैना तक ना पहुंच पाएं। हम रायमा को नेतानिया ले गए थे। कहाँ नेतानिया और कहाँ तिलबीब। वो कमबख्त फिशर एक तवील फासला तय करके फरहाद के आलाकारों के घर में घुस गया है। उसे किसी भी तरह वहां से निकालो। यस मैडम, मैं सिपाहियों के साथ कोठी के अंदर जा रहा हूँ। वो सिपाहियों के साथ कोठी के दरवाजे की तरफ जाने लगा। अली ने गैब्रियल के शिकंजे में अपने हाथ पांव ढीले छोड़ दिए। सांस तो पहले ही रोकी हुई थी। गैब्रियल ने समझा कि उसका दम निकल गया है। उसने अली को एक तरफ फेंक दिया। वो फर्श पर गिरते ही उछलकर खड़ा हो गया। गैब्रियल ने उसे मुर्दा समझा था। मुर्दे ने फजा में उछलकर उसके सीने पर एक फ्लाइंग किक मारी। वो पीछे की तरफ लुढ़खड़ा कर टीवी से टकराया। अपना तवाज़न बरकरार ना रख सका। टीवी के साथ फर्श पर गिर पड़ा। सुजैना दिलचस्पी से ये मुकाबला देख रही थी। वो हैरानी से बोली, ताज्जुब है, मैं पहली बार तुम्हें किसी के मुकाबले में गिरते हुए देख रही हूँ गैब्रियल। गैब्रियल ने कहा, ओ सुजैना, तुमने ये नहीं देखा इस जवान ने मास्टर वाटसरोकी के अंदाज में किक मारी है। ट्रेनिंग के दौरान जब मास्टर हम दोनों पर हमले करता था तो हम संभल नहीं पाते थे। सुजैना ने अली को तारीफी नज़रों से देखा, फिर गैब्रियल से कहा, ऐसा है तो तुम तमाशा देखो, मैं इससे मुकाबला करूंगी। वो मुकाबले के लिए डट गई। अली ने दोनों हाथ उठाकर कहा, प्लीज़ मुझे दुश्मन ना समझो, मैं एक दुश्मन टेलीपैथी जानने वाली के शिकंजे से निकलने के लिए पनाह लेने आया हूँ। अगर तुम दोनों यहूदी हो तो मुझे मजबूरन यहाँ से भी भागना होगा, और अगर यहूदी नहीं हो तो फॉर गॉड सेक मेरी मदद करो, मैं भी तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ। सुजैना और गैब्रियल ने एक दूसरे को सवालिया नज़रों से देखा। फिर वो बोली, क्या चाहते हो? कॉल बेल की आवाज़ सुनाई देने लगी। अली ने कहा, यहाँ की पुलिस मुझे गिरफ्तार करने आई है जबकि मैंने कोई जुर्म नहीं किया। अगर तुम मुजरिम नहीं हो तो फिर तुम्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा। आओ हमारे साथ चलो। अली उनके साथ बैरूनी दरवाजे की तरफ जाने लगा। कॉल बेल की आवाज़ वक्फे वक्फे से आ रही थी। अली ने पूछा, क्या वो तुम्हारे कहने से मुझे गिरफ्तार नहीं करेंगे? गैब्रियल बोला, हम उन्हें समझाएंगे, वो बातों से नहीं समझेंगे तो लातों से ज़रूर समझ लेंगे। उसने दरवाजे के पास आकर उसे खोला। बाहर इंटेलिजेंस का चीफ, एक पुलिस ऑफिसर और कई सिपाही खड़े हुए थे। चीफ ने अपना कार्ड दिखाकर कहा, मैं इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का चीफ हूँ। ये जवान एडी फिशर तुम्हारे घर का शीशा तोड़कर अंदर आया है। हम इसे गिरफ्तार करने आए हैं। सुजैना ने पूछा, क्या हमारे घर का शीशा तोड़ने और यहाँ घुस आने के जुर्म में इसे गिरफ्तार करना चाहते हो? अफसर ने कहा, यह वाकई जुर्म है, आप भी मानती हैं? मानती हूँ और इस जवान की गलती को माफ़ करती हूँ।
हमारी माफ़ी के बाद ये मुजरिम नहीं रहा, लिहाजा इसे गिरफ्तार ना करो। अफसर ने चीफ को देखा, फिर कहा, मैडम तुम माफ़ कर सकती हो, मगर ये हमारा भी मुजरिम है। हमें उम्मीद है तुम कानून के तकाजे पूरे करने से हमें नहीं रोकोगी। गैब्रियल बोला, इसने हमारे घर में पनाह ली है, लिहाजा हम भी कानून के तकाजे पूरे करने के लिए इसका जुर्म मालूम करेंगे। मिस्टर गैब्रियल, तुमने वादा किया था कि हमारे मुल्की मामलात में मदाखलत नहीं करोगे। बेशतर मुल्की मामलात राज में रहते हैं। ये जवान हमारे एक राज से ताल्लुक़ रखता है, तुम्हें अपने वादे का पाबंद रहना चाहिए। गैब्रियल ने अली से पूछा, क्या तुम्हारा ताल्लुक़ इस मुल्क से है? उसने इनकार में सर हिलाकर कहा, मैं अमेरिका से आया हूँ और मुझे यहाँ आए हुए 24 घंटे भी नहीं हुए। गैब्रियल ने अफसर से कहा, जब यह तुम्हारे मुल्क से ताल्लुक़ नहीं रखता है तो तुम्हारे मुल्की मामलात से कैसे ताल्लुक़ रखता है? ये गैर मुल्की जासूस है, हमारे मुल्क को नुकसान पहुँचाने आया है। ये झूठ है। राइमा नामी एक औरत ने मुझे टेलीपैथी और तनवीमी अमल के ज़रिए अपना ताबेदार बना लिया है, मेरे जहन से मेरी पिछली ज़िंदगी भुला दी है। जब मैं अपने आप को नहीं पहचानता हूँ तो इस मुल्क के ख़िलाफ़ क्या खाक जासूसी करूँगा? चीफ ने कहा, मिस्टर गैब्रियल ये झूठ बोल रहा है, हम अपने ख्याल ख्वानी करने वालों के ज़रिए इसे झूठा साबित कर देंगे। सुजैना ने कहा, हमारे ख्याल ख्वानी करने वाले भी दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं, इसलिए अपने टेलीपैथी जानने वालों को जहमत ना देना। ये जवान झूठा और फरेबी साबित होगा तो हम खुद इसे तुम्हारे हवाले कर देंगे। उसी वक्त लैला ने गैब्रियल के अंदर आकर कोड वर्ड्स अदा किए, फिर कहा, मैं दूसरी जगह मसरूफ़ हूँ, सिर्फ खैरियत मालूम करने आई हूँ। वो बोला, हम खैरियत से हैं। ये नौजवान तनाज़े का बायस बना हुआ है। ये यहूदियों से भागकर हमारे पास पनाह लेने आया है, जबकि ये अफसरान उसे गिरफ्तार करके ले जाना चाहते हैं। लैला ने पूछा, ये जवान कहाँ से आया है? क्या नाम है इसका? नाम है एडी फिशर, और कहता है किसी राइमा ने तनवीमी अमल के ज़रिए उसकी यादाश्त गुम कर दी है। लैला ने खुश होकर कहा, ओ खुदाया, तेरा लाख लाख शुक्र है। देखो गैब्रियल, जो मैं कह रही हूँ उसे सुनकर खुशी का इजहार ना करना। ये नौजवान हमारा अली तैमूर है। गैब्रियल ने हैरानी से अली को देखा। सुजैना पुलिस ऑफिसर से बातें कर रही थी। गैब्रियल ने कहा, हम ज़्यादा बहस नहीं करेंगे, हमारा फैसला है कि ये जवान हमारे पास रहेगा। अगर तुम लोग फ़ौरन वापस ना गए तो एक एक की गर्दन तोड़ दूंगा। चीफ ने कहा, हम जा रहे हैं, हमारे बड़े तुमसे निमट लेंगे। जाने से पहले एक वार्निंग सुन लो, इस जवान के दिमाग में तुम्हारा कोई टेलीपैथी जानने वाला ना आए। हमारे ख्याल ख्वानी करने वाले हमें बाखबर रखेंगे। अगर कोई छुप कर आएगा और इसे नुकसान पहुंचाएगा तो जवाबन तुम्हारा जो नुकसान होगा उस पर तुम्हारे तमाम यहूदी अकाबरीन मातम करते रह जाएंगे। नाउ गेट लॉस्ट। गैब्रियल ने दरवाज़ा बंद कर दिया। बंद दरवाजे के बाहर पुलिस वालों के कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो वापस जा रहे थे। गैब्रियल दरवाजे के पास से पलटकर सुजैना के पास आया, फिर बोला, याद है इस नौजवान ने मास्टर वाटसोरोकी के अंदाज में मुझे फ्लाइंग किक मारी थी? वो बोली, याद है, मगर तुम क्यों याद दिला रहे हो? इसलिए कि ये तुम्हारा दूसरा भाई अली तैमूर है। क्या? सुजैना ने हैरानी से चीख कर अली को देखा। लैला अली के दिमाग में कह रही थी, बेटे तुम सही जगह पहुंच गए हो, मैं जल्द ही तुम्हें तुम्हारी पिछली ज़िंदगी याद दिलाऊंगी। उसने पूछा, तुम कौन हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ, मेरा नाम लैला है। अभी इससे ज़्यादा ना पूछो। मैं इस बात का इंतज़ाम करने जा रही हूँ कि राइमा और दूसरे दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले खामोशी से तुम्हारे अंदर पहुंचकर तुम्हें नुकसान ना पहुंचाएं। मैं जल्दी आऊँगी। ये सामने तुम्हारी बहन सुजैना है। उधर गैब्रियल ने सुजैना को बताया कि अली की हकीकत मदर लैला ने बताई है। सुजैना खुशी से दौड़ती हुई आई और अली से लिपट गई। ऐसे वक्त रोबोट बहन की मोहब्बत महंगी पड़ती थी। वो खुशी से गले लगती थी, मगर गले लगने वाले की सांस रुकने लगती थी। ऐसे वक्त पारस भी सुजैना से दूर भागता था, लेकिन अली अनजाने में फंस गया था। बचाव की एक ही सूरत थी, उसने सांस रोक ली। ये योगा के माहिर जानते हैं कि सांस रोकने से कुव्वत बर्दाश्त में इजाफा होता है। वो सांस रोककर बहन की पहलवानी मोहब्बत को बर्दाश्त कर रहा था। दूसरी तरफ अनजाने में भी फ़ायदा पहुंच रहा था। अल्पा फिर उसके दिमाग तक आई थी और सांस रुका होने के बायस उसकी सोच की लहरें वापस चली गई थीं। मैंने मुगलपुरा में लाल पुल के पास एक छोटा सा मकान किराए पर हासिल किया और वहाँ एक आम शहरी की हैसियत से रहने लगा। एक तवील मुद्दत के बाद अपने बाप दादा का लिबास शलवार कमीज़ पहनने लगा। एक ऐसी अवामी तर्ज ज़िंदगी इख्तियार की कि दुश्मन और दूसरे दोस्त नुमा दुश्मन भी मुझे फरहाद अली तैमूर की हैसियत से पहचान नहीं सकते थे। ये हम सब के लिए बड़े शर्म की बात है कि मैं अपने वतन में अपने लोगों के दरमियान मुंह छुपा रहा था, क्योंकि मेरे खिलाफ महाजराई शुरू हो चुकी थी।
बड़े बड़े सरमायादार और जागीरदार समझ गए थे कि मैं अगर पाकिस्तान में रह गया तो वो दुनिया से उठ जाएंगे या नाजायज़ ज़राए से हासिल होने वाली दौलत से महरूम हो जाएंगे। उन्होंने मुल्क के बड़े बड़े अखबारात में मेरे खिलाफ बयानात शाया कराने की कोशिशें की, लेकिन अखबारात के ज़िम्मेदारान मालिकान ने कहा फरहाद अली तैमूर एक फ़िक्शन, एक ख्याली किरदार है। अगर वो हकीकत है और वो इस मुल्क में है तो कानून के मुहाफ़िज़ उसे गिरफ़्तार करें। अदालत तस्दीक करे कि वो एक ज़िंदा किरदार है तो हम अपने अखबारात में अच्छा खासा मवाद शाया करेंगे। रेडियो और टीवी वालों ने भी मुझे एक ज़िंदा किरदार तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। अगरचे पिछले दिनों बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारे ने मुझे और सोनिया को टीवी स्क्रीन पर पेश किया था और फरहाद विलेज के भी मनाजिर पेश किए गए थे, लेकिन ये इस बात का सबूत नहीं था कि वही फरहाद पाकिस्तान में है। अगर कोई फ्रांस के फरहाद विलेज में रहता है तो ये मुल्क से बाहर का मामला है। अपनी बहन शाहीना के दरवाजे पर मैंने अवामी अदालत कायम की थी, लेकिन वहाँ अवामी अदालत की तख्ती नहीं लगी थी। उस दरवाजे के सामने राजा सफदर अली, उसका एक जवान बेटा और यहूदियों का एक एजेंट जान शेरबाज मौत के घाट उतारे गए थे। जिन पुलिस अफसरान और आला ओहदेदारान के सामने ऐसा हुआ था, उन्होंने मेरे खौफ से ये रिपोर्ट पेश की थी कि वो तीनों पाकिस्तान के बदतरीन दुश्मन थे। उन्हें किसी ने कत्ल नहीं किया था, उन्होंने खुदकशी की थी। जो साहबान इक़्तिदार थे उन्हें मुझसे और मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं थी। ऑपोजिशन वाले मुझे अपना हामी बनाकर मेरी टेलीपैथी के ज़रिए हुक्मरान पार्टी की कमज़ोरियां साबित करना चाहते थे। मैंने ऑपोजिशन के एक लीडर से कह दिया था कि मुझे और हर पाकिस्तानी को हुकूमत वक्त से वफ़ादारी करनी चाहिए। अगर ऑपोजिशन अवाम की हिमायत से हुकूमत बना ले तो हम उनके वफ़ादार रहेंगे। ये जमहूरियत का तकाजा है। जो हुकूमत कर रहे हैं उन्हें 5 बरस तक काम करने दिया जाए। वो नाकाम होंगे तो अगले इंतखाबात में अवाम उन्हें कुर्सी से उतार देगी। मैं ख्याल ख्वानी के ज़रिए पारस के पास आया। मेरा बेटा पीटर डिसोजा के नाम से पाकिस्तान आया था और अपनी फुफ्फी शाहीना की कोठी के सामने वाली कोठी में क़याम कर रहा था। उस कोठी के मालिक का नाम ऑनर डिसोजा था। हमने ऑनर डिसोजा और उसकी वाइफ पर तनवीमी अमल किया था और उनके दिमागों में ये बात नक्श कर दी थी कि पीटर डिसोजा उनका अपना बेटा है। जान शेरबाज की बेटी रोजीना एक यहूदी मंसूबे के तहत आई थी। उसने भी ऑनर डिसोजा के यहाँ क़याम किया था, पारस को दोस्त बनाया था। फिर यह दोस्ती बड़ी महंगी पड़ी थी। उसने अपने बाप जान शेरबाज को अपनी आंखों के सामने मरते देखा था। फिर पारस की दोस्ती से तौबा करके अपने बाप की लाश वहाँ से ले गई थी। हमने रोजीना को जाने दिया क्योंकि वो यहूदियों का एक नाकाम मोहरा था। हमें उनके बड़े बड़े मोहरों से निमटना था। इस मकसद के लिए पारस मेरी हिदायत के मुताबिक एक कार ड्राइव करता हुआ लाहौर से चंद किलोमीटर दूर एक दवासाज कंपनी में पहुंच गया। उस दवासाज कंपनी का मालिक चौधरी हाकिम अली हाकिम था। वो इस्लामाबाद में रहता था। उसकी एक बेटी और एक बेटा डॉक्टर थे। उन दोनों का क़याम लाहौर में था क्योंकि वो अपनी निगरानी में अद्वियात तैयार कराते थे। पारस ड्राइव करता हुआ नोमान लेबॉरेटरीज़ के बड़े आहनी गेट के सामने पहुंचा। मुसल्ला गार्ड ने पूछा, आप कौन हैं, किससे मिलना चाहते हैं? मैं उसके दिमाग में पहुंच गया। पारस ने कहा, मैं एक मेडिकल ऑफिसर हूं, मेरा नाम आमिर हुसैन है। वो गार्ड कैबिन की तरफ जाने लगा। उसके ख्यालात बता रहे थे कि वो दवासाज कंपनी के मालिक के बेटे डॉक्टर नुमान हाकिम को एक मेडिकल ऑफिसर की आमद की इत्तला देने जा रहा था। उसने कैबिन में आकर फ़ोन पर राबिता कायम करने के बाद कहा, जनाब, एक मेडिकल ऑफिसर आमिर हुसैन आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। डॉक्टर नुमान ने कहा, आने दो। मैं नुमान के अंदर पहुंच गया। वो रिसीवर रख कर सोच रहा था, यह आमिर हुसैन कोई नया मेडिकल ऑफिसर है? मैं पहली बार यह नाम सुन रहा हूँ। डैडी ने ताकीद की है कि किसी नए या अजनबी शख्स पर भरोसा ना किया जाए। फरहाद अली तैमूर किसी को भी अपना आलाकार बनाकर हमारा भेद लेने के लिए यहाँ लेबॉरेटरी में भेज सकता है। उसने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया, फिर 2 बटन बारी बारी दबाने के बाद इंतज़ार किया। दूसरी तरफ से एक निस्वानी आवाज़ आई, हेलो। नोमान ने कहा, सोफिया, एक नया मेडिकल ऑफिसर आया है, मेरे चैम्बर में दाखिल होने वाला है। जो गैर कानूनी आइटम्स हैं उसे तहखाने में पहुंचा दो। सोफिया ने कहा, भाईजान इत्मीनान रखें, अभी लेबॉरेटरी में कोई काबिल गिरफ्त आइटम नहीं है, सब तहखाने में हैं। बाय द वे, ये नया रंगरोट कौन है? तुम अपने चैम्बर में रहो, मैं खुफिया माइक ऑन रखूँगा, तुम उसकी बातें सुन सकोगी। उसने रिसीवर रख दिया। फिर दरवाजे पर दस्तक सुनते ही खुफिया माइक के बटन को ऑन करते हुए टेलीफोन के रिसीवर को उठा लिया। हालांकि फ़ोन की घंटी नहीं बजी थी,
किसी ने फ़ोन के ज़रिए कॉल नहीं किया था, लेकिन वो आने वाले अफसर के सामने अपनी मसरूफियात जताना चाहता था। मैंने उसे सिर्फ 2 सेकंड के लिए गायब दिमाग बनाया और उसके हाथ से टेलीफोन प्लग के तार को खींच दिया। प्लग अपने स्विच बोर्ड से निकल गया। फिर मैंने हाथ से रिसीवर मेज़ पर गिराकर उसे हाजिर दिमाग बना दिया। उसने मेज़ पर से रिसीवर उठाकर सोचा, मैं नए अफसर की आमद से गैर शऊरी तौर पर कुछ नर्वस हो गया हूँ। कमाल है, रिसीवर हाथ से छूट गया। दूसरी बार दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। उसने कहा, कम इन। ये कहकर रिसीवर कान से लगाकर बोलने लगा। पारस दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। डॉक्टर नोमान ने हाथ के इशारे से उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए फ़ोन पर कहा, हाँ, मैं जानता हूँ कि हमारी दवाइयाँ मेयारी होने के बावजूद अस्पतालों और दवाओं की दुकानों में क्यों कम नज़र आती हैं। इसलिए कि हम सरकारी और प्राइवेट डॉक्टरों को कमीशन नहीं देते हैं। ये तमाम डॉक्टर अपने मरीज़ों के नुस्खों में हमारी दवाइयाँ नहीं लिखते। बेचारे मरीज़ वही दवाइयाँ ख़रीदते हैं जिनका मशवरा उनके डॉक्टर देते हैं। इसीलिए हमारी लेबॉर्ट्रीज़ की अद्वियात मार्केट में बहुत कम नज़र आती हैं। फिर वो कान से रिसीवर लगाए हाँ हूँ हाँ यूं करने लगा जैसे दूसरी तरफ की गुफ्तगू सुन रहा हो। फिर वो बोला, आप दुरुस्त कहते हैं, हमारे मुल्क में रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं चलता। बहुत नुकसान उठाने के बाद ये अकल आई है कि रिश्वत का नाम बदल कर नजराना कर दिया जाए और सिर्फ डॉक्टरों को ही नहीं, इंक्वायरी करने वाले ऑफिसर्स को भी नजराना पेश किया जाए। जी बिल्कुल ठीक, ऐसा तो करना ही होगा। हम दवाओं की कीमत बढ़ा देंगे। जो रकम रिश्वत के तौर पर देंगे वो ग्राहकों की जेब से वसूल कर लेंगे। हाँ, अच्छा, फिर मैं बाद में फ़ोन करूँगा। यह कहकर उसने रिसीवर रख दिया। फिर पारस से हंसते हुए बोला, इस मुल्क में शराफत और ईमानदारी से कारोबार करना तकरीबन नामुमकिन है। मुनाफा तो दूर की बात है, कारोबार में लगाई हुई रकम भी डूब जाती है। अगर डॉक्टरों और मुतल्लिका अफसरों को रिश्वत दो तो कारोबार चमक जाता है और मुनाफा आसमान तक पहुंच जाता है। बाय द वे मिस्टर, आप कौन हैं? पारस ने मुस्कुराकर कहा, गेट पर ड्यूटी देने वाले गार्ड ने तुम्हें बताया था कि मेरा नाम आमिर हुसैन है और मैं। वो बात काट कर बोला, आप मेडिकल ऑफिसर हैं, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। उसने मुसाफहे के लिए मेज़ के इधर से हाथ बढ़ाया। पारस ने उधर से कहा, मुसाफहा तो बाद में भी हो जाएगा, पहले टेलीफोन का प्लग लगाओ। आखिर कब तक मुर्दा फ़ोन पर बदरूहों से बातें करते रहोगे? उसने चौंक कर प्लग की तरफ देखा, फिर बोला, ये प्लग तो लगा हुआ था, ये कब निकल गया? ये उस वक्त भी निकला हुआ था जब तुम बदरूह से बातें कर रहे थे। डॉक्टर नोमान ने नागवारी से पूछा, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि प्लग लगा हुआ नहीं था और मैं यूं ही बकवास कर रहा था? तुम बकवास नहीं कर रहे थे। फ़ोन के बहाने मुझ जैसे नए ऑफिसर को समझा रहे थे कि अगर मैं रिश्वतखोर हूं तो मुझे यहाँ से माकूल रकम मिलती रहेगी, और अगर ईमानदार हूं तो मुझे मालूम हो जाएगा कि आज तक तुमने किसी को रिश्वत नहीं दी। कारोबार में नुकसान उठा रहे थे और अब रिश्वत के लेन देन पर मजबूर हो रहे हो, यानी चित भी तुम्हारी और पट भी तुम्हारी। वो हिचकचाते हुए बोला, देखिए, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मुझे वो फ़ोन का प्लग सही समझा रहा है। उसी वक्त सोफिया चैम्बर का पिछला दरवाज़ा खोल कर आई और आते ही स्विच बोर्ड से दूर पड़े हुए प्लग को देखा। फिर अपने भाई को घूरते हुए कहा, भाईजान, लेबॉरेटरी में आपकी ज़रूरत है, फ़ौरन जाएं। वो उठते हुए बोला, सोफिया, ये मिस्टर। वो बात काट कर बोली, प्लीज़ भाईजान, आप फ़ौरन जाएं। वो तेज़ी से चलता हुआ पिछले दरवाजे से चला गया। सोफिया पारस को गहरी नज़रों से देखती हुई रिवॉल्विंग चेयर के पास आई, फिर वहाँ बैठकर बोली, कौन हो तुम? वो मुस्कुरा कर बोला, ये पूछकर तुम अपने भाई की तरह गलती कर रही हो। वो खुफिया माइक जो इस मेज़ के नीचे है उसका तार ढीला होकर झूल रहा था। जब मैं यहाँ आकर बैठा तो ये माइक झूलते हुए मेरे पाँव से आकर लगा। ये देखो। उसने मेज़ के नीचे से माइक को खींच कर दिखाया। वो बोली, तुम ये कहना चाहते हो कि मैं इसके ज़रिए तुम्हारी गुफ्तगू सुन रही थी? वो बोला, ये इंसानी फितरत है कि वो कमरे में दाखिल होकर पहले वहाँ बैठे हुए अजनबी को देखता है, लेकिन तुमने यहाँ कदम रखते ही इस प्लग को देखा जो हमारी गुफ्तगू का मौजू बना हुआ था। वो कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर बोली, तुम्हें मेडिकल ऑफिसर नहीं जासूस बनना चाहिए था, और तुम्हें डॉक्टर नहीं मिस ब्यूटी क्वीन कहलाना चाहिए था। यू शट अप, मुझसे फ्री होने की कोशिश ना करो। क्या तुम कभी मुस्कुराती भी हो? अगर नहीं तो मैं तुम्हें मुस्कुराने पर मजबूर कर दूंगा। तुम मेडिकल ऑफिसर हो इसलिए लिहाज कर रही हूँ, वरना मेरे आदमी तुम्हें उठाकर बाहर फेंक देते। मुझसे सिर्फ काम की बातें करो। पहली काम की बात यह है कि तुम्हारा अंदाज़ा दुरुस्त है। मैं मेडिकल ऑफिसर नहीं, वाकई जासूस हूँ। ये रहा मेरा शनाख्ती कार्ड। उसने एक शनाख्ती कार्ड उसकी तरफ फेंका। सोफिया ने उसे उठाकर पढ़ा। ज़रा परेशान हुई, फिर संभल कर बोली, यहाँ आने का मकसद क्या है? वो बोला,
पुलिस वाले यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं हैं, मेरा सिग्नल मिलते ही यहाँ छापा मारेंगे। अगर सर्च वारंट लाए हो तो दिखाओ और पुलिस वालों को सिग्नल दो, हमारे हाथ साफ हैं। मैं जानता हूँ लेबॉरेटरी की तलाशी लेने से वो गैर कानूनी आइटम नहीं मिलेगा जो दवाओं में हल किया जाता है। जब जानते हो कि कुछ नहीं मिलेगा तो क्या रिश्वत का माल कमाने आए हो? वो मुस्कुराकर बोला, इतना जज्बाती माल सामने हो तो कौन नहीं कमाएगा? तुम अपनी हद से बढ़ रहे हो। तुम्हारे आला अफसरान को यहां बुलाऊं या शराफत से खुद ही जाओगे? डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बने और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।